हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप लास्ट वीडियो के बाद आप लोग अब इस यूट्यूब फैमिली से जुड़ गए होंगे, कनेक्ट हो गए होंगे। तो आज विदाउट वेस्टिंग मोस्ट ऑफ आवर टाइम वी विल स्टार्ट और वी विल प्रोसीड फ्रॉम द लास्ट टॉपिक दैट वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। तो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। So the basic concepts were quite clear, quite crystal clear. I hope अब जो आगे पढ़ाया जाएगा, पीछे के कंसेप्ट से अगर जो भी बात जुड़ा होगा उस कंसेप्ट को हम बात सही से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हमारा प्रिज्म। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज प्रिज्म। आज हम लोग प्रिज्म के बारे में समझेंगे। तो प्रिज्म क्या है? हम लोग कई बार अपने फिजिक्स लैब में जाते हैं तो एक ट्रायंगुलर सा ऑब्जेक्ट दिखता है ना, ग्लास का बना हुआ, बहुत सारे मटेरियल से बने होते हैं, बट बेसिकली हमारे लैब में जो प्रिज्म पाए जाते हैं वो ग्लास के बने होते हैं, है ना। तो ऐसा क्या होता है, प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ही है, क्योंकि जब पास में रखते हो तो क्या दिखता है, एकदम ट्रांसपेरेंट सा चीज है। उसमें 5 फेसेस होते हैं, है ना। वो ट्रांसपेरेंट सा चीज है, उसमें 5 फेसेस होते हैं और वो सारे फेसेस को हम लोग रिफ्रैक्शन करवाने के लिए यूटिलाइज करते हैं, है ना। तो प्रिज्म एक्चुअली होता क्या है और प्रिज्म से होने वाले डेविएशंस कितने होते हैं, प्रिज्म से जो लाइट निकलता है वह स्कैटर करता है या डिस्पर्शन करता है, ये हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे। तो सबसे पहले प्रिज्म स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को यह जानना होता है कि स्कैटरिंग और डिस्पर्सन, इस दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है ना। स्कैटरिंग और डिस्पर्सन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? हम लोग देखते हैं कि जब एक प्रिज्म को पास रखते हो तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जब लाइट को इंसिडेंट करोगे एट अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल, तो हम लोग क्या देखते हैं, इट बेंड्स टुवर्ड्स द बेस इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट, राइट, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है। फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो गया, अब सेकेंड सरफेस पे जब आता है तो लाइट स्प्लिट इटसेल्फ, है ना, लाइट स्प्लिट इटसेल्फ इनटू इट्स फंडामेंटल कलर्स। एंड व्हाट इज दैट फंडामेंटल कलर्स कॉल्ड? सभी को जानते हैं छोटे क्लास से, वायलेट टू रेड, यानी कि विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो वायलेट से रेड तक जाता है ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में होता है या फिर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में हो सकता है। ये हम लोग सभी को जानते हैं, v इक्वल टू न्यू लैम्डा, सभी को जानते हो। तो v बाय लैम्डा करोगे तो ये न्यू का रिलेशन के साथ इनवर्स रिलेशन बनता है लैम्डा का, वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी से इनवर्स रिलेशन। तो अगर फ्रीक्वेंसी किसी वेव का ज्यादा हो, किसी लाइट का ज्यादा हो कलर का, तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो मैक्सिमम होता है, इस वजह से इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो मिनिमम हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। और वायलेट का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, बात ये समझ में आ गया। तो वही चीज है अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट निकलता है, इट इज अ व्हाइट रे, ऑलराइट। जब एक व्हाइट रे प्रिज्म से निकलता है तो इट गेट्स स्प्लिटेड इनटू इट्स 7 फंडामेंटल कलर्स एंड दैट इज विबग्योर, ऑलराइट। अब यहाँ पे देख रहे हो डेविएशन जो है इसके बीच में, देखो वायलेट से रेड के बीच में बहुत कई सारे कलर्स है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, फिर रेड आता है। तो हर दो एडजेसेंट कलर्स के बीच का जो एंगुलर सेपरेशन होता है वो काफी कांस्टेंट होता है। बात समझ में आ रहा है? हर कलर्स के बीच का जो एंगुलर, मान लो कि वायलेट और इंडिगो के बीच में कुछ एंगल रहा होगा, इंडिगो और ब्लू के बीच में कुछ एंगल रहा होगा, फिर एडजेसेंट जितने भी कलर्स है सारे के बीच में एक एंगल रहा होगा। और ये जो एंगल पाया गया, ये सारे एंगुलर्स सेपरेशन जो थे दो कलर्स के बीच में काफी कांस्टेंट पाए गए। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि डिस्पर्सन स्कैटरिंग से बिल्कुल ही डिफरेंट फिनोमेना है। स्कैटरिंग में भी व्हाइट लाइट अपने 7 फंडामेंटल कलर्स में स्प्लिट कर जाते हैं, डिस्पर्सन में भी स्प्लिट करते हैं 7 फंडामेंटल कलर्स में, बट डिफरेंस क्या हो गया, एंगुलर सेपरेशन का। इन केस ऑफ डिस्पर्शन द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट कलर्स इज डेफिनेट, इज कांस्टेंट। एंगुलर सेपरेशन हर कलर्स के बीच में डेफिनेट होता है। इसके वजह से हम लोग जो डिस्पर्सन का 7 फंडामेंटल कलर्स डिस्पर्सन के वजह से जो देखते हैं, उन सारे के बीच में जो
परफेक्टनेस होता है, जो गैप होता है, बहुत क्लियर होता है। तुम आसानी से इन सारे 7 कलर्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकोगे। लेकिन स्कैटरिंग में क्या होता है, एक शीशे का ग्लास लो, उसमें व्हाइट लाइट को पास करो, अदर स्क्रीन पे जब उसका स्कैटर्ड लाइट आएगा तो उसमें देखोगे कि सारे 7 कलर्स में वो ब्रेक तो हुए हैं व्हाइट लाइट, बट वो सारे कलर्स आपस में मिक्सड अप है। यानी कि यू वोंट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द 7 कलर्स बिकॉज दे ऑल आर अटेन्ड इन अ मिक्सचर फॉर्म, मिक्स हो गए। तो वहां पे क्या हो गया, एक फेंट बैंड की तरह होता है। तो उसमें डेफिनेट एंगुलर सेपरेशन नहीं होने की वजह से वो स्कैटरिंग हो जाता है, मतलब ऐसे ही रैंडमली स्कैटर हो गया। बट डिस्पर्शन एक बहुत ही स्टेप वाइज प्रोसेस होता है। इसमें व्हाइट लाइट 7 कलर्स में टूटा, वायलेट टू रेड, यानी कि देयर इज अ डेफिनेट एंगुलर सेपरेशन बिटवीन डिफरेंट कलर्स। ऑलराइट, तो ये हो गया डिस्पर्सन। इसलिए डोंट गेट एवर कंफ्यूज बिटवीन डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग। ये बात क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे प्रिज्म जो डेविएशन प्रोड्यूस करता है वो कितना प्रोड्यूस करेगा। तो मेरा इंडिकेशन आप लोग समझ गए होंगे कि एक्सटेंट ऑफ डेविएशन, यानी कि प्रिज्म फॉर्मूला का बात सर कर रहे हैं। तो भाई प्रिज्म के फॉर्मूला को निकालना भी तो जरूरी है, प्रिज्म कितना डेविएट करता है। तो चलो प्रिज्म के पहले प्रिंसिपल को देखते हैं। एक प्रिज्म हम लोग बनाया हम लोगों ने, ऑलराइट, लेट इट बी दी एंगल ऑफ प्रिज्म बी ए, ठीक है। अब एक सर्टेन एंगल पे लाइट को इंसिडेंट किया हम लोगों ने, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट रे। ये हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट रे। अब लाइट इंसिडेंट होने के लिए अब किस एंगल पे ये गिरा है ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेस पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, राइट। ये बात तो सभी को पता है। तो अब विद द नॉर्मल ये जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब दिस इज अ एरर मीडियम, और ये जो प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम के कंपैरिजन में ग्रेटर है। तो इसके वजह से क्या होगा कि लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर कुछ नहीं होता तो ये क्या होता, इट वुड हैव पास्ड स्ट्रेट, ठीक है। बट सिंस द मीडियम हैज चेंज्ड, रिफ्रैक्शन हैज ऑकर्ड, तो ये कितना हो गया, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। बात समझ में आ रहा है, देखो ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन। बात समझ में आ रहा है। चलो आगे आते हैं। अब देखो यहाँ सेकेंड सरफेस पे जब आया, तो सेकेंड सरफेस पे जब आया तो मतलब अब ये जो एंगल है इसको भी लिखना जरूरी है ना, तो ये हो जाएगा डेल्टा 1। डेल्टा 1 का मतलब डेविएशन एंगल एट दी फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे कितने एंगल पे ये डेविएट कर गया। लाइट स्ट्रेट जा रहा था तो ये डेविएट कर गया, कितने एंगल पे डेविएट किया, लेट इट बी डेल्टा 1, ठीक है। चलो ये डेल्टा 1 हुआ। अब इस सरफेस पे जब आया तो यहाँ पे भी हमें एक नॉर्मल लाइन बनाना पड़ेगा। चलो ड्रॉ करते हैं, बहुत स्टेप वाइज है, बहुत ध्यान से सुनो उसको। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो नॉर्मल लाइन यहाँ पे है ना, तो जब लाइट इस पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे पहुंचेगा तो अब ये डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, तो लाइट विल क्या होगा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब ये जो एंगल ऑफ हो जाएगा हमारा, फाइनली जो लाइट बाहर निकला है, रे जो बाहर निकला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, emergent ray. So the emergent ray making angle with respect to normal is angle of emergence. So this is angle of incidence and this is angle of emergence. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड R2, this is R1 and this is R2, ठीक है ना। अब इसको अगर बैक प्रोड्यूस करोगे, जब बैक प्रोड्यूस करोगे तो इस पे ये पता चल जाएगा कि इस जगह पे कितना डेविएट किया था, लेट इट बी डेल्टा 2, है ना। ये फर्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन। अब जब यहां पे आया तो स्ट्रेट जाने के बजाय कितना डेविएट कर दिया, दिस इज डेल्टा 2। ये दिख रहा है, साफ क्लियर दिख रहा है आगे। अब तो ये जो हमारा वैल्यू है ये ओवरऑल डेविएशन बताता है, लेट इट बी डेल्टा। क्यों, देखो लाइट तो स्टार्ट हुआ यहां से, इंसिडेंट हुआ, जब ये लाइट इंसिडेंट हुआ अगर नहीं बेंड करता तो ये सीधा ऐसे निकल जाता। मीडियम चेंज हुआ है तो क्या हो गया, फाइनली जब लाइट जो बाहर जा रहा था, बाहर जाते जाते क्या हुआ, इस एंगल पे क्या हुआ, फाइनली बेंड कर गया, जिसको हम लोग इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस नाम दिए हैं हम लोग। तो
कितने एक्सटेंड तक बेंड हुआ। अगर ये लाइन स्ट्रेट होता तो इसके रिस्पेक्ट में इस लाइन को देखो, इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस लाइन को देखो, ये अल्टीमेटली बेंडिंग लाइट तो यही है ना। इसी बेंडिंग लाइट को हम लोग इसके रिस्पेक्ट में जब देखेंगे तो दिस एंगल इज व्हाट, द ओवरऑल डेविएशन ऑफ द इंसिडेंट रे ऑन द प्रिज्म। ठीक है, चलो इसको भी हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, लेट इट बी ए डैश बी सी। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्लॉटिंग करते हैं। ये हो गया, इसको एफ बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं, इसको जी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो हुआ सेपरेशन लेट इट बी थीटा, क्योंकि बन गया तो एक ट्राइंगल की तरह बन गया ना, हम इसको यूज कर सकते हैं अभी। तो अब हम लोग प्रिज्म फॉर्मूला निकालेंगे तो इसका स्टेप्स क्या होगा। देखो हम लोगों को पता है, ये देखो यहाँ कुछ दिख रहा है, ये एक ट्राइंगल है, एक एक्सटीरियर और दो इंटीरियर। ज्योमेट्री में सभी लोग जानते हो कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो ऑन दैट बेसिस वी कैन राइट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, एंड डेल्टा वन कैन बी, देखो अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स की वजह से दिख रहा है, एंगल आई इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस आर वन, है ना। और एंगल आई जो है ये किसके अपोजिट होगा, डेल्टा वन प्लस आर वन। तो यहां से डेल्टा वन का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, आई माइनस आर वन, मिल गया। उसी तरीके से यहाँ पे जो एमरजेंट रे है दिख रहा है ना, इज इक्वल्स टू डेल्टा टू प्लस आर टू। तो डेल्टा टू का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, ई माइनस आर टू। बहुत लोग यहाँ पे आई लिखे हैं ना, यहाँ पे इसको आई डैश मान लेते हैं, ई लिखो या आई डैश लिखो एक ही बात है, एंगल ऑफ इमरजेंस को ही दिखाने के लिए सिंबल यूज होता है। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा वन और डेल्टा टू का वैल्यू आ गया, तो हम इसको डेल्टा में पुट कर सकते हैं क्या, ऑब्वियसली पुट कर सकते हैं। डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा वन का वैल्यू लिखो, आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, दिखा। अब इसको थोड़ा रीअरेंज किया जाए कि भाई ये तो हम लोग दोनों तो भाई है, एक जगह ले आओ भाई, आई प्लस ई आ गया। ठीक है, अब यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो आर वन प्लस आर टू, ऐसा होगा। ये बात सभी को समझ में आया। चलो इसको इक्वेशन वन मानते हैं। मान लिया हम लोगों ने कि डेल्टा हमारे पास आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। अब ज्योमेट्री थोड़ा देखा जाए भाई कि कैसे क्या क्या हो सकता है। अब देखो हमारे पास एंगल ए एफ और एन, एंगल ए जी एंड एन, ये क्या है, दिख रहा है कुछ, 90 डिग्री है ना, दिख रहा है। फ्रॉम द फिगर क्या है, एंगल ए एफ एन इज इक्वल टू एंगल ए जी एन, एंड दैट इज व्हाट, इक्वल टू 90 डिग्री, है ना 90 डिग्री। तो अब इस क्वाड्रिलेटरल में देखते हैं ए एफ एन जी, ये वाला है ना, तो इसमें अगर ये दोनों 90 डिग्री है तो ये दोनों क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल में सारे सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं ना। तो 360 डिग्री में अगर दो तो 90 90 180 ले ही लिया, तो रिमेनिंग दो एंगल का सम क्या होगा, 180। ये तो बात क्लियर है सभी को। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए एफ एन जी, उससे हमारे पास ये आधा रिलेशन निकल चुका है, तो बचा दो रिलेशन, दैट इज एंगल ए एफ एन प्लस एंगल ए एफ एन जी, हमारे पास ये दोनों का सम, हाँ एंगल ए एफ एन नहीं एफ ए जी, इस दोनों का सम लिखना है ना, देखो गलती हो गया, इस दोनों का सम करना है। तो एंगल एफ एन जी प्लस एंगल एफ ए जी, दोनों मिलकर क्या बनाएगा, 180 बना रहा, दिख रहा है, दोनों मिलकर क्या बनाएगा 180। और हमारे पास एंगल एफ ए जी जो है ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो कितना हो जाएगा, एंगल एफ एन जी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ए, ये इक्वेशन 2 हो गया, एफ एन जी 180 माइनस ए। अब देखने के लाइक बात क्या है, हमारे पास देखने लायक बात क्या है कि ये ट्राइंगल भी है, दिख रहा है,
एंगल एफ, ट्राइंगल एफ एन जी, ये भी ट्राइंगल है जिसमें R1 प्लस R2 प्लस थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, 180 होगा ना। तो इस तीनों का सम करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो इन ट्राइंगल एफ एन जी हमारे पास क्या है, R1 प्लस R2 प्लस थीटा इक्वल टू 180 है ना। R1 प्लस R2 प्लस थीटा क्या है यहाँ पे, एफ एन जी, एंगल एफ एन जी इक्वल टू 180। तो एंगल एफ एन जी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2, हुआ ना, पूरा उठा करके माइनस कर दिया हम लोगों ने। तो देखो दो वैल्यू आएगी, एंगल एफ एन जी, इसको थर्ड इक्वेशन मानते हैं। एंगल एफ एन जी 180 माइनस R1 प्लस R2, और यहाँ पे एंगल एफ एन जी 180 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है तो राइट हैंड साइड हम लोग इक्वेट कर सकते हैं ना। चलो इसको मिटाते हैं भाई, एक्सप्रेशन से याद रखना, मैं मिटा रहा हूँ, जरूरत पड़ेगा तो बोलना। बोलोगे सर हम लोग कहाँ से बोलेंगे, आप तो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। ये भी बात में लॉजिक है, मुझे समझना चाहिए, भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। हाँ चलो, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास दो इक्वेशन है, एफ एन जी और ये दोनों को इक्वेट कर सकते हो फ्रॉम 2 and 3। हमारे पास देखो 2 में क्या है, 180 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू, इसमें क्या है 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2, दोनों गया घर, काम खत्म। ये दोनों सिंबल को हटा दो, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। भाई कितने नंबर इक्वेशन इसको बना सकते हो, बना लो जितना इक्वेशन तुम चाहो। इक्वेशन नंबर 4 आ गया ना। अब यहाँ पे हमको करना क्या है भाई, अब ऐसे मिलते जुलते कोई टर्म हमारे इक्वेशन 1 में नजर आ रहा है, देखो I प्लस सी माइनस R1 प्लस R2, ये देखो चोर पकड़ा गया, यहाँ छुपा बैठा है, इसका एक नाम दिया जाए, इसकी सारी गलतियों को माफ करके एक नया नाम दे करके इसे दुनिया में उतारा जाए। भाई जी लो अपनी जिंदगी। देखो R1 प्लस R2, चलो तुम्हारा नाम चेंज, आज से तुम्हारा नाम हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, लेट इट पुट हियर। चलो इसमें हम लोगों ने पुट करना है, तो क्या आएगा, I प्लस ई माइनस ए आया। सो व्हाट इज इट, this is the angular deviation, this is the deviation produced by the prism when a light is incident at a certain angle, and finally we get an emergent ray in the form of angle of emergence। ये बात समझ में आ गया। so I plus e minus 1, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रिज्म फॉर्मूला। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिज्म, वेदर आप 10 में हो या 12 में हो, ये कंसेप्ट सभी के लिए इक्विवेलेंट है, दोनों ही क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रिक समझ में आया, ये कंसेप्ट समझ में आया कि हाउ वी कंक्लूडेड एट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म। ये बात समझ में आ गया, आई होप सभी को समझ में आया होगा। स्लो करके अच्छे से नोट्स पॉइंट टू पॉइंट सभी को बना लेना, ठीक है, मैंने सभी को स्टेप वाइज लिख दिया। सो फाइनली हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, डेल्टा इक्वल टू I प्लस ई माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स, किस किस फैक्टर्स पे हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है, किन किन बातों पे डिपेंड करता है भाई, ये तो देखना पड़ेगा हम लोगों को। चलो देखते हैं, खाली फॉर्मूला को हम लोग एक जगह रख लेंगे। चलो फॉर्मूला तो दिमाग में रख ही लिया ना, लिख देते हैं कहीं किनारे में। हमारा क्या था, I प्लस ई माइनस ए। चलो भाई तुम्हें लॉक किया जाता है, इट्स लॉक्ड, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसपे ये एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ
डेविएशन डिपेंड्स। अब मत पूछ देना एंगल ऑफ डेविएशन किसका, प्रिज्म का। भाई प्रिज्म का बात हो रहा है ना, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या क्या दिख रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म, इन सब बातों पे डिपेंड कर रहा है ना। हाँ, तो पहले देखते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कैसे डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से ध्यान दो। जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होगा। मतलब जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन, है ना, है ना? नहीं, ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, उसको ग्राफ से समझते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां से हम लोग ले लेते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा का वैल्यू, ठीक है। इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड, समझ रहे हो, समझ रहे हो, इट हैज बीन experimentally found that on increasing the angle of incidence for a certain value, यहां जो i का वैल्यू है इसको कुछ सर्टेन वैल्यू तक बढ़ाया गया, लेट इट बी i। तो इस सर्टेन वैल्यू तक पाया गया कि जो डेविएशन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से भी क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तुम बोलोगे सर यहां से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, ये ग्राफ बहुत कंफ्यूज करता है, यहां से आप स्टार्ट किए। तो मतलब अगर हम लोग इसका पॉइंट जो बनाएंगे, मतलब यहां से हमको डेविएशन चेक करना होगा इस एंगल पे, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, लेट इट बी आई डैश। सवाल का जवाब होगा यस, हाँ। क्यों? देखो भाई, 0 से करोगे तो डेविएशन होगा नहीं, 10 एंगुलर सेपरेशन होगा, मतलब 10 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो बहुत छोटा एंगल है ना, उसमें कितना डेविएशन दिखेगा, 20 पे आओ क्या दिखेगा, कम से कम एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि 30 डिग्री तो कम से कम जरूर रखना चाहिए। इसलिए देखो यहां से 10-20 का गैप ये है, उस गैप को दिखा रहा है, उस एंगुलर सेपरेशन, यहाँ 10-20 रहा होगा, तो यहाँ कम से कम जो है 30 डिग्री का एंगल होगा, कम से कम, तब जाके हम डेविएशन को सही से ऑब्जर्व कर पाएंगे अपनी खुली आंखों से, है ना। क्योंकि हमारी आंखों का वो क्षमता नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि हम उतने छोटे एंगुलर सेपरेशन को देख सके, हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं है, कृष्ण भगवान से कांटेक्ट करना पड़ेगा। देखो तो 30 डिग्री का एंगल है, मिनिमम इतना पे रखोगे तो डेविएशन को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलो, देखा गया कि तुम जब बढ़ा रहे हो, आगे बढ़ाते जाओ, तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, देखो ये डेविएशन क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन एक ऐसा एंगल है, इसको बोलते हैं फॉर वन एंगल, वन एंड ओनली वन एंगल, for one and only one angle of deviation is what, minimum। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पे एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, बहुत कम होता है, लगभग बहुत कम, मतलब पूरे डेविएशन में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे डेविएशन क्या होगा, सबसे कम होगा, और जिस एंगल पे ये हो रहा है, दिस इज एट दिस पॉइंट, मतलब जिस एंगल पे डेविएशन सबसे मिनिमम है, दैट इज डेल्टा है। तो ये मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे मिनिमम डेविएशन दिख रहा है। अब उसके बाद देखा गया कि जब इस पॉइंट से आगे बढ़ाया गया एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो डेविएशन सडनली बहुत राइज कर गया। मतलब अगर थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया गया तो काफी ज्यादा डेविएशन हो गया, है ना। बात समझ में आ रहा है, ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया। याद करो, अगर हीट चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके वीडियोस मैं आगे भी बनाऊंगा, तो हीट चैप्टर जो पढ़ा होगा उसमें ये बताया गया होगा कि एनामोलस बिहेवियर में जब 0 से 4 डिग्री पे टेम्परेचर को तुम बढ़ाते हो तो सभी को पता है कि थर्मल एक्सपेंशन होता है, बट यहाँ पे एनामोलस बिहेवियर यानी कि एक एक्सेप्शन केस है। यहाँ पे होगा क्या कि जब 0 से 4 डिग्री पे बढ़ाओगे तो क्या होगा, इन प्लेस ऑफ एक्सपेंशन कंट्रैक्शन विल बी देयर। बात समझ में आ रहा है। और जब 4 से 0 करोगे तो कंट्रैक्शन का जगह एक्सपेंशन हो जाएगा, यही एनामोलस बिहेवियर। एनामोलस बिहेवियर फिजिक्स के उस एक्सेप्शंस को बताता है जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं या करना ही पड़ता है, सकते नहीं है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। एक्सेप्शंस है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट बाय कन्वेंशन और बाय एनी मेथड, वी हैव टू एक्सेप्ट द एक्सेप्शंस ऑफ फिजिक्स। तो वो हीट का एक्सेप्शंस था, यहाँ पे एक्सेप्शंस यहाँ पे ये दिख रहा है, ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कोई बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी कुछ नहीं कर सकते। भाई ये पाया गया है तो पाया गया है, अब कंक्लूसिव वे में हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, दैट्स इट। टेंशन नहीं है, बिल्कुल फ्री होके पढ़ना है, ठीक है।
देखो, तो ये क्लियर हो गया। जितना इस पॉइंट के बाद से एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता गया, ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ गया, काफी बड़ा, मतलब थोड़े से वैल्यू को बढ़ाओगे काफी ज्यादा डेविएशन आ गया। ये बात क्लियर है। तो ये पाया गया कि मिनिमम डेविएशन के केस में ये डेल्टा एम जो है, मिनिमम डेविएशन के केस में, तो डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, आई प्लस ई माइनस ए। तो मिनिमम डेविएशन के केस में दो चीज इक्वल हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस। जितना ये ज्यादा छोटा होगा, एमर्जेंट एंगल क्या होगा, छोटा ही ना होगा भाई, वो बड़ा होगा क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ही तो डिपेंड कर रहा है। तो आई इक्वल ई के बराबर हो गया, और आई अगर ई के बराबर हो जाएगा तो ये R1 और R2 भी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। बात आया समझ में, R1 और R2 भी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो हम इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर सकते हैं, फॉर मिनिमम डेविएशन आई और ये दोनों मिलकर के इक्वल हो गया, तो लेट इट बी आई। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2i minus a. So now this is the new modified equation for the minimum deviation of prism. ठीक है, मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमारे पास नया डेविएशन फॉर्मूला आ गया। ये बात समझ में आ गया? चलो, सभी को क्लियर है? मिटा दें, समझ गए? ये हमारा पहला पॉइंट था। तुम बोलोगे सर जी और बताइए, ऐसे नहीं चलेगा, इंफॉर्मेशन तो पूरा देना होगा। अरे भाई अभी तो शुरुआत है, आगे देखो। तो हमारे पास पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। हाँ, अब अगला देखा जाए, छोटा चुन्नू मुन्नू कंडीशंस क्या रह गए। गुरुजी कंडीशन तो यही थे भाई। सेकेंड कंडीशन हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब आते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म पे। ये पाया गया कि जितना ज्यादा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, मतलब ये जितना ज्यादा होगा, लाइट को उतना ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, तो लाइट का स्पीड घटने की टेंडेंसी की तरफ ज्यादा जाएगा, यानी कि उसमें डेविएशन आएगा ना। तो हमारे पास जितना ज्यादा एंगल ऑफ प्रिज्म, डेविएशन जो होगा उतना ज्यादा होगा। ये डायरेक्ट बात है। ठीक है, तीसरे फैक्टर पे आते हैं। तीसरा फैक्टर हमारा क्या हो सकता है भाई, देख लो, इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो बहुत बड़ा चीज है भाई, ये हमारे प्रीवियस क्लास के वीडियो से काफी कनेक्टेड है। सर बोलेंगे, सभी बोलोगे कि भाई सर आप तो वीडियो करते हैं, लेक्चर क्यों नहीं बोलते। चलो भाई, न्यू हूं ना, थोड़ा एक्साइटेड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे हमारा डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कैसे डिपेंड करता है। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अगर डेफिनेशन को अगर तुम लोग याद किए होगे प्रीवियस क्लासेस के बेसिस पे, इसका मतलब होता है एबिलिटी टू बेंड लाइट बाय अ प्रिज्म। कोई भी प्रिज्म लाइट को कितना बेंड कर सकता है, वो उसको कौन डिफाइन कर सकता है, उसके वही कैरेक्टर डिफाइन करेंगे। उसका जो कैरेक्टर है उसका नाम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि भाई ये ऑथोरिटी, ये कॉपीराइट तो हमारे पास है, इस एबिलिटी को तो हम ही एक्सप्लेन करेंगे कि प्रिज्म भाई लाइट को कितना डेविएट करेगा, ये हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो हम डेविएशन भी ज्यादा देंगे करने के लिए, मतलब इसका एबिलिटी जितना ज्यादा लाइट को बेंड करने का होगा उतना ज्यादा डेविएशन होगा। तो ये एबिलिटी कहां से आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा दो। समझ में आया? तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा डेविएशन। ये तो बहुत लॉजिकल सा बात है। अब चौथा बचता है सबसे इंटरेस्टिंग, इसको थोड़ा सा एनालाइज करने का बात है। क्या है वो, देख लिया जा भाई। चौथा में आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ लाइट, इस पे डेविएशन कितना हद तक डिपेंड करेगा ब्रो। अब बताओ, बोलोगे सर तो बड़ा फ्रेंडली हो रहा है। नहीं, डोंट बी फ्रेंड, मैं फ्रेंडली नहीं हूं। देखो, तो हमारे पास जब डेविएशन का बात आया है ना, तो डेविएशन अभी हम लोगों ने क्या देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा डेविएशन उतना ज्यादा होगा। और वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई रिलेशन है? तुम बोलोगे सर दिमाग काम नहीं कर रहा। हम बोलेंगे है। देखो, बाय द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट डू यू नो, speed of light in any medium, या speed of light in vacuum with respect to speed of light in any medium, ये सभी जानते हो। और ये भी जानते हो v is equals to what, न्यू लैम्डा।
ये रिलेशन तो भाई वर्ल्ड फेमस है, ये भी जानते ही होंगे। तो हमारे पास C इक्वल टू V इक्वल टू क्या हो गया, C बाय V इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या देख रहे हैं, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उस कलर ऑफ लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम। तुम बोलोगे ये कैसे हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो जिस मटेरियल से प्रिज्म बना उसका होता है ना, वो तो कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ वो तो कांस्टेंट होता है, लेकिन उस पर डिपेंडेंट जो भी फिजिकल पैरामीटर्स या फैक्टर्स होंगे, अगर उसको तुम बदलोगे तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। बात समझ में आया? यानी कि अगर तुम डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट को यहाँ पे तुम इंसिडेंट करोगे, यहाँ पे तो व्हाइट लाइट हमने लिया था ना, यहाँ पे जो लिया गया है व्हाइट रे को लिया गया है, तभी वो अपने 7 कलर्स में टूट रहा था ना डिस्पर्सन के केस में जो मैंने बताया। बट अगर मान लो तुम्हारे पास डिफरेंट कलर्स की लाइट है, फिर तब तुम क्या करोगे, रेड लोगे, ब्लू लोगे, वायलेट से रेड तक जितने कलर है तुम किसी को भी ले लो, हमें तो डेविएशन देखना है भाई। तो तुम क्या करोगे, वेवलेंथ को जब देखना है तो हम देखेंगे कि चलो वायलेट से लेकर के रेड तक तो सभी को जानते ही है, तो पहला और लास्ट को ही लेकर के सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, क्यों बीच वाले लोग को परेशान करते हैं, बीच वाले लोग को हाथ जोड़ देना चाहिए, साइड वाले को पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो V और R में हमारे पास क्या हो गया, V का जो वेवलेंथ होगा वो सबसे नीचे होने की वजह से V का वेवलेंथ सबसे कम, तो वेवलेंथ अगर V का कम है तो उसके लिए जो बिहेवियर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर वायलेट लाइट यहाँ से पास करा जाए तो उसमें जो डेविएशन होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेड। वाई, रेड का वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा होगा, और वेवलेंथ अगर ज्यादा होगा तो वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देखो इनवर्स रिलेशन है ना, तो वेवलेंथ ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए क्या हो जाएगा, वेवलेंथ ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, यानी कि रेड को वो कम डेविएट करेगा और वायलेट को ज्यादा डेविएट करेगा। तो फाइनली हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, डेविएशन बाय वायलेट इज ग्रेटर देन डेविएशन ड्यू टू रेड कलर। ये हमारे लेक्चर का फाइनल कंक्लूजन हुआ। तो ये हमारे कंसेप्ट थे प्रिज्म के बारे में। यहां तक अगर आप समझ गए तो समझ लो प्रिज्म का बहुत हद तक मेन कंसेप्ट को आपने ग्रिप कर लिया, समझ में आ रहा है। तो अब हमारा वर्क जो होगा इसको एक बार रिवाइज करना है सभी के लिए, और उसके बाद फिर क्या करना है हम लोगों को, फिर आगे वीडियो का वेट करना है। जस्ट जोकिंग। आगे अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे वो हमारा कंसेप्ट होगा क्रिटिकल एंगल का, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल के बारे में भी हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे भाई, बहुत कुछ रिलेशन है, फिजिक्स है, ऑप्टिक्स सबसे अच्छा चैप्टर माना जाता है फिजिक्स का, तो इन सब चीजों को पढ़ेंगे। बट वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, एक कंसेप्ट के लिए एक वीडियो मुझे लगता है ये सफिशिएंट होगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो, और इस चीज को आप लोग सभी को पढ़िए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।